अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे रही है और हुकूमत लॉन्ग मार्च को हर सूरत रोकने की वार्निंग दे रही है, जबकि इमरान खान की ऑडियो लीक सामने आने का सिलसिला अब भी जारी है। पिछले दिनों साइफर से मुतल्लिक इमरान खान की 2 ऑडियो सामने आने के बाद आज इमरान खान की मजीद 2 ऑडियो सामने आ गई हैं। पहले ऑडियो में इमरान खान को मुबैना तौर पर सुना जा सकता है कि वो अपने साथियों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग की हिकमत अमली बना रहे हैं, जबकि दूसरी ऑडियो साइफर से मुतल्लिक है, जिसे साइफर की असल कहानी पार्ट 3 करार दिया गया है। इस ऑडियो में इमरान खान शीरी मजारी और असद उमर से साइफर के असरात से मुतल्लिक बात कर रहे हैं, जिससे ये वाजे होता है कि ये बातचीत साइफर अवाम के सामने लाने के बाद की है। इस ऑडियो में इमरान खान मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि इस लेटर का पूरी दुनिया में इम्पैक्ट चला गया है। शीरी मजारी कहती हैं चाइनीज ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है, और फिर इमरान खान कहते हैं कि हिकमत अमली ये है कि पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक के प्रेशर से हम चाहते हैं कि इतवार को इस तरह हाइट पर प्रेशर हो, जो भी असेंबली में वोट देने जाए उसे पूरी जिंदगी के लिए ब्रांड कर दो। सुनिए इमरान खान इस मुबैना ऑडियो में वजीरों के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं। एक और चीज है, मैं हाइंडसाइट में ना ये जो हम अब कर रहे हैं ना, ये लेटर वाला, ये जरा हफ्ता 10 दिन पहले इस लेटर का बहुत बड़ा, यानी जो हम सोच रहे हैं ना, इसका सारी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट चला गया इस लेटर। चाइनीज ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है, आई सेंट यू दैट यस्टरडे, कंडेमिंग द यूएस फॉर इंटरफियरिंग इन आवर इंटरनल अफेयर्स। बट स्ट्रेटजी ये है कि पब्लिक तो हमारे साथ बैठी है, अब पब्लिक के प्रेशर से वी वांट कि ये संडे को इस तरह का हाइट पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके, यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना है ना, मीर जाफर और मीर सादिक, देखो आप लोगों को स्पून फीड कर रहे हैं, लोगों को आगे जा रहे हैं, माइंड ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड कर देंगे। इमरान खान की इस मुबैना ऑडियो से वाजे होता है कि किस तरह इमरान खान इस साइफर को तहरीक अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और अपने वजीरों से कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद के हक में जो वोट देने जाए उसे ब्रांड कर दो, यानी कि उसे पूरी जिंदगी के लिए गद्दार का लेबल लगा दो। और अहम बात यह है कि इस किस्म की बातें इमरान खान जलसों में भी करते रहे। इसके अलावा आज इमरान खान की जो दूसरी ऑडियो लीक सामने आई है, उसमें इमरान खान मुबैना तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग और नंबर्स गेम की हिकमत अमली बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो खुद ही भी कई चालें चल रहे हैं और 5 बंदे तो उन्होंने सिक्योर कर लिए हैं और अगर 10 बंदे मजीद सिक्योर हो जाएं तो सारा खेल वो जीत जाएंगे। आपको ये बड़ी गलत फहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं। डोंट थिंक इट इज़ ओवर, बिकॉज अब तो देखिए 48 आवर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीज़ें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 मैसेज दे रही है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीत जाए, तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। कोई भी हरबा हो, एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना, तो उससे भी बड़ा फर्क। इमरान खान की इस मुबैना ऑडियो से ऐसा तासुर मिल रहा है कि इमरान खान लोगों को बता रहे हैं कि वो खुद भी हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और दूसरों से भी कह रहे हैं कि ठीक है या गलत ये ना सोचें, बस खेल जीतने पर तवज्जो दें। मगर अहम बात यह है कि दीगर 3 ऑडियोज़ के बरक्स इमरान खान की हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक ऑडियो लीक एडिट शुदा लगती है, क्योंकि इसे सुनकर यह वाज़ेह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑडियो के 21वें और 39वें सेकंड पर इमरान खान की आवाज़ और ऑडियो क्वालिटी में तब्दीली आती है। इसलिए इस ऑडियो की तहकीकात होना ज़रूरी है कि क्या ये ऑडियो दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि अगर इसमें होने वाली बातें दुरुस्त हैं तो ये इमरान खान के अपने बयानिए के खिलाफ है, जो हॉर्स ट्रेडिंग को लानत करार देकर ज़मीर फरोशी को शिर्क और गद्दारी कहते रहे। इमरान खान की इस ऑडियो लीक की बुनियाद पर हुकूमत इमरान खान के खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन और फ्रॉड करने का बयानिया बना रही है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह ऑडियो लीक इमरान खान के लिए एक थप्पड़ है। जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार होगा उस दिन इंसाफ होगा। इसके अलावा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान पहले हॉर्स ट्रेडिंग करते रहे, जब तहरीक अदम एतमाद को नाकाम ना बना सके तो साजिशी बयानिया बना दिया।
ये कहता है कि ये ज़मीर फरोशी है। ये देखें, ज़मीर फरोश खुद कह रहा है कि 5 MNA तो मैं ख़रीद रहा हूँ। ये ख़रीदो फरोख्त करता रहा है अपने आप को अदम एतमाद से बचाने के लिए। जब नहीं बच सका तो ये अमरीकी साजिश है, अमरीका ने साजिश कर दी है। 5 MNA मैंने ख़रीद लिए हैं, ये एतराफ़ है, चालें चलनी हैं, ये एतराफ़ है जिसको इमरान खान ने डिनाई नहीं किया। उससे पहले तो ऐलानात थे कि हॉर्स ट्रेडिंग जो करता है वो शिर्क करता है। आज का ऑडियो लीक्स का जो थप्पड़ है वो इस बात का सबूत है कि बकौल इमरान खान साहब के शिर्क हुआ है। ताकतवर कानून के नीचे आएगा जिस दिन अपने अमालों पर इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, उस दिन इस मुल्क के अंदर इंसाफ बराबर होगा। वफाकी वुज़रा इस ऑडियो लीक को लेकर इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस ऑडियो को एडिट शुदा करार दे रहे हैं। इमरान खान ने आज इस हवाले से इदारों से सवाल किया है कि आपका काम लोगों को डराना धमकाना नहीं है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है कि देखें वजीर आजम हाउस से चीज़ें कौन लीक कर रहा है। इमरान खान ने मजीद कहा है कि नून लीग लोगों की फेक वीडियोस बनाई हुई हैं और मरियम नवाज ने इसमें PhD की हुई है। मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से आज पूछता हूं कि जनाब आपका काम है, ये आपका काम है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सिक्योर करना। अगर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से सारी चीजें लीक हो रही हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। बजाय लोगों को डराएं और धमकाएं और नामालूम नंबरों से टेलीफोन जाके लोगों को डराएं, सोशल मीडिया को लोगों को उठा दें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है कि प्राइम मिनिस्टर की ऑडियोज लीक हो रही हैं, लेकिन नून लीग ने और काम किया हुआ। इन्होंने फेक वीडियोस बनाई हुई हैं। इसकी जो माहिर थी झूठों की PhD मरियम, मैं ये आपको बता रहा हूं, इसको कहते हैं डीप फेक, कि नवाज शरीफ खुद ही कह रहा है मैं करप्ट हूं। तो अब ऐसी वीडियोस निकलाती हैं, तो ये नून लीग की खासियत है। मैं नून लीग को आज बताना चाह रहा था कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है डीप फेक वीडियो बनाना। आज इस ऑडियो लीक पर असद उमर ने कहा है कि ये ऑडियो दुरुस्त है तो खरीदे हुए लोग कहां हैं। इस ऑडियो में 2 लफ्ज कहीं और 2 लफ्ज कहीं से उठाए गए हैं। ऑडियो में जो बात सुनाई दे रही है वो असल गुफ्तगू नहीं है। जो ऑडियो आई है उसकी चेपियां जो जोड़ी गई हैं, वो चेपियां भी इतनी बुरी तरीके से जोड़ी गई हैं तो आपको बिल्कुल डिस्टिंक्टली आपको सुनाई देता है कि कहां पे आवाज बदल रही है। तो पता नहीं उन्होंने किधर से इधर उधर जोड़ जोड़ के की है। मुझे ये बताएं कि अगर वो खरीदे हुए थे बंदे तो वो गए किधर? अगर वो हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी तो वोट डालने के बाद आए क्यों नहीं, वो गए किधर? बकवास बात है बिल्कुल। 2 लफ्ज इधर से उठाए, 4 लफ्ज उधर से उठाए और उसको जोड़ दिया। इसके अलावा फवाद चौधरी ने कहा है कि इस तरह आवाजें जोड़कर आप NRO को जायज साबित कर लेंगे, ये होना नहीं है। और ये ऑडियोज जहां बन रही हैं और कैसे बन रही हैं इनका भी लोगों को पता है। अहम बात यह कि वफाकी हुकूमत ऑडियो लीक्स की तहकीकात कर रही है। आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास भी हुआ, मगर इसके बावजूद ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। इसलिए सवाल अहम है कि ये ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है। और आज जब यही सवाल वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से हुआ तो उन्होंने कहा कि इन ऑडियो लीक्स के पीछे इंटेलिजेंस इदारों का हाथ नहीं है। हुकूमत इस मामले की तहकीकात में 1 हफ्ते में नतीजे पर पहुंच चुकी है, मगर मालूमात पब्लिक नहीं की जा सकती। इसका फैसला बाद में करेंगे। एक तरफ इमरान खान की ऑडियो लीक्स हो रही हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं। आज जलसे में इमरान खान ने यह भी कहा है कि वो जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं। लोगों को जेल में डालने से ना डराएं, जो प्लान वो बना रहे हैं हुकूमत उसे नहीं रोक सकती। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा अपने मुल्क की आजादी के लिए। बड़े हमें डराते हैं जी, जेलों में डाल देंगे, हर दूसरे दिन जी फलाने को जेल में डाल देंगे या इमरान खान को जेलों में डालने। हमें जेलों में डालने से ना डराओ। अभी तो मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूं। तुम्हारे पास जेलों में तो 70,000 लोग आते हैं, यहां लाखों लोग तैयार हैं जेलों में डालने के लिए। इमरान खान हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे तो दूसरी तरफ हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ा रही है। आज FIA ने फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मेंबर हामिद जमान को आज हिरासत में लिया है, जिसकी तस्दीक भी राना सनाउल्लाह ने की है। और इसके अलावा साबिक वजीर आमिर कियानी और मालियाती बोर्ड के रुकन तारिक शफी के घर पे छापे मारे गए और तारिक शफी के घर से 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए गए हैं।
ये भी कहना है हुकूमत का कि इस्लामाबाद को मुकम्मल सील कर दिया जाएगा और इमरान खान को इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खास और आज राना सनाउल्लाह ने ये भी कहा है कि इंतज़ामी मामला फैसलों के अलावा दो सियासी हमारे पास फैसले भी हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन उसका पब्लिकली अनाउंसमेंट उस वक्त करेंगे, वो फैसले उस वक्त करेंगे जब इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद को सील करें, इमरान खान को नहीं आने देंगे, तैयारी आप एक तरफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान ने यह कहा है कि हम जेल भरो तहरीक के लिए भी तैयार हैं, जिसको गिरफ्तार करना है कर लें, जो प्लान वो बना रहे हैं उसे हुकूमत रोक नहीं पाएगी। तो क्या आप रोक सकेंगे इमरान खान को आने से? हमें तो ये बताया गया है कि जहन्नम में मुनाफिकीन का दर्जा जो है वो मुशरिकीन से भी बदतर होगा। तो ये जो रोजाना की बुनियाद पे फितना और फसाद की मुनाफकत सामने आ रही है, जो लोग ये कहते थे कि ज़मीर फरोशी शिर्क है, वोट बेचने वालों के बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, वो अब साबित हुआ कि जी 5 तो मैं खरीद रहा हूँ और उनसे कहें कि 5 और सिक्योर कर लें तो वो 10 हो जाएंगे। गेम मेरे हाथ में है, मैं चालें चल रहा हूँ। उससे पहले जो पूरा एक ड्रामा बैरूनी साजिश का था, उसका ड्रॉप सीन हुआ कि प्लीज अमेरिका का नाम नहीं लेना। और ये वो लोग हैं जिनका अमल इस कदर बदबूदार है, इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को भी माफ नहीं किया और उसको भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। तो इनका जो एक दफा फिर इरादा है, और ये चौथी दफा होगा कि ये सूबाई हुकूमतों के वसाइल इस्तेमाल करते हुए वफाकी दारुल हुकूमत पर हमलावर होंगे। पहले 2014 में ये हुआ, फिर 2016 में हुआ, फिर अभी मई 2022 में हुआ, और जो अगली इनका प्रोग्राम है। हमारा मकसद तो इनको रोकना नहीं है, हमारा मकसद तो इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं, शहरी हैं, हमारे भाई और बहनें हैं जो यहाँ कारोबार करते हैं, उनकी जिंदगियों का दिफा है, उनकी प्रॉपर्टीज का दिफा है और रियासती इदारों का दिफा है। वो हम काम करेंगे। अगर जिस तरह पहले भी इनको कहा गया था कि ये H9 पाक में आकर जितना मर्जी तनकीद करें, अपनी हक़ रायदही का इस्तेमाल करें, लेकिन इमरान खान साहब तो इस दफा वो एहतमाम हुज्जत भी नहीं कर रहे कि जी हम पुरअमन रहेंगे। वो तो कहते हैं मुझे 6-6 हज़ार के जत्थे चाहिए हर जिले से, जिसके जरिए मैं जाके हुकूमत को बदल सकूं। तो हमारा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि जत्थों के जरिए, ताकत के जरिए हुकूमत बदली नहीं जाएगी। एक ही तरीका है, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, हमारी पॉलिसियों पर तनकीद करें, और इंशाअल्लाह जब 12 अगस्त को ये पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो हम अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो इंतखाबात होंगे वो साफ और शफाफ होंगे, सब उसमें हिस्सा लें। सब ये पुरअमन एहतजाज के हवाले से मैं मजीद बात करता हूँ, लेकिन क्योंकि आपने ऑडियो लीक्स का पहले जिक्र किया, अब जो साइफर से रिलेटेड 3 ऑडियोज हैं उनके सुन के तो लगता है कि ना उसमें कोई एडिट है, ना तहरीक इंसाफ ने ये कभी दावा किया कि कोई उसमें एडिट है। और इससे एक बात साफ जाहिर है कि इमरान खान ने इंतजार किया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नाकाम नहीं हुआ तो फिर उन्होंने ये साइफर वाला इशू जो है वो पब्लिक कर दिया। और आज जो इस हवाले से तीसरी ऑडियो आई है उसमें यह भी वाजे हो रहा है कि इमरान खान बता रहे हैं असद उमर को, शीरी मजारी साहिबा को मुबैना तौर पर कि देखें इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है और हमें अब उन लोगों को ब्रांड कर देना है मुस्तकिल तौर पे जो वोट करने जाएंगे इतवार के दिन, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वोट करने जाएंगे। और ब्रांड किस तरीके से करना है, इमरान खान साहब वो अपनी तकारीर में बताते रहे कि ये गद्दार है, ये ज़मीर फरोश हो जो कि बिके हैं। तो ये साइफर वाली बात तो इसमें काफ़ी हद तक क्लियर हो रही है। लेकिन जो आज एक हॉर्स ट्रेडिंग वाली ऑडियो सामने आई है उसमें अगर आपने भी सुना हो, 2-3 जगह ऐसा लग रहा है कि एडिट पॉइंट्स हैं, ऑडियो और वॉइस क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो उसमें तो तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि इसकी जो ऑडियो की जो सेहत है उसी पर सवाल उठ जाता है कि ये फैब्रिकेटेड है, ये फेक है। और असद उमर साहब ने कहा है कि इसके टुकड़े अलग अलग जगह से जोड़ के बनाए गए। जो भी इनके खिलाफ अल्लाह ताला के करम से ये बेनकाब हो रहे हैं, आप छुप जाएं उसके पीछे कि जी ये टेक्निकल इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। लेकिन शहजाद साहब, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि दोनों, चाहे वो साइफर की ऑडियो थी या वो अब ये हॉर्स ट्रेडिंग की ऑडियो है, इनमें तो एक बात बड़ी मुश्तरक है कि मुनाफकत नजर आ रही है ना।
मुनाफकत तो पूरी जिस तरह उस मामले में थी, इस मामले में भी मुनाफकत नजर आ रही है। इसलिए मैंने कहा कि हमें तो कहा गया है कि जहन्नम में मुनाफिकों का दर्जा जो है वो मुशरकीन से बदतर इसीलिए होगा कि जो लोग खासतौर पर रियासत मदीना का नाम लेते हैं उनकी इतनी गहरी मुनाफकत कि असर बाहर क्या कहते हैं और अंदर क्या कहते हैं कि प्लीज अमेरिका का नाम नहीं लेना, मैंने तो 5 लोग खरीद लिए हैं। तो ये जो असल तो मुनाफकत जो है वो कदरे मुश्तरक है इन तमाम ऑडियो में। और अब ठीक है, आप अपने आप को बचाने के लिए या अपनी जो साख के इस वक्त चीथड़े उठ रहे हैं बाजारों में, उसको बचाने के लिए कह देते हैं यहाँ तो टेक्निकल ये हुआ और ये जोड़ा गया। लेकिन आप ये गौर करें कि मुनाफकत जो है वो तमाम ऑडियोज में पूरी तरह एक कंसिस्टेंटली कदरे मुश्तरक नजर आ रही है। और ये जो पूरा एम था कि जी हम तो देखें ना, हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, जिस चीज के खिलाफ इमरान खान साहब अपने जलसों में बबांगे दौल ऐलान करते हैं, आप उनको स्क्रीन टाइम देते हैं, ऑडियो ये साबित कर रही हैं कि प्राइवेटली हाँ, अगर ये साबित हो जाता है कि ये ऑडियो एडिट शुदा नहीं है और इसका जो मतन है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो फिर इस वाले अगर ये साबित हो जाता है कि ये जिनका अमल उनकी गुफ्तगू के बरक्स है और इसी को मुनाफिकत कहते हैं। जी खुर्रम साहब, साइफर के हवाले से मैंने बात की, ये ऑडियो भी अगर साबित हो जाती है कि एडिट शुदा नहीं है और इसका मतन जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी मुनाफिकत उनकी साबित होती है, क्योंकि वो कहते रहे कि जो हॉर्स ट्रेडिंग करेगा वो गद्दार होगा। लेकिन ये जरा बताइएगा, ये ऑडियोज अचानक से आ कहाँ से रही हैं और क्या जो तहकीकाती कमेटी वो इस बात की भी तहकीकात करी कि जो इमरान खान की ऑडियोज है ये कब रिकॉर्ड हुई और कौन लीक कर रहा है, या सिर्फ शहबाज शरीफ से मुतल्लिक जो ऑडियोज थी उनकी तहकीकात हो रही है इस वक्त? जी, तहकीकात ऑडियो से ज़्यादा इस बात पर हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो गुफ्तगू होती है वो सिक्योर है या नहीं है। देखिए, इमरान खान का दौरे हुकूमत जो 9 अप्रैल 2022 तक, उस दौरान तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि जो रिकॉर्डिंग्स अगर हुई हैं वो रिकॉर्डिंग्स किसके पास हैं। क्या इमरान खान के अपने पास उनका कोई रिकॉर्ड था निक्सन की तरह, जिसमें वो बाद में पकड़ा गया कि वो भी अपना एक टेप रिकॉर्ड मेंटेन करता था अपनी ही गुफ्तगू का, जो बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल हुई। तो हमें तो उसकी जो ये जो तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं इनकी सेहत के बारे में तो अभी इन्वेस्टिगेशन इस बात की होनी है कि आज प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो सिक्योर है या नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिक्योर है या नहीं है। और इसीलिए अब जो बहुत लेटेस्ट जो वहाँ अब तरीकेकार दर्ज कर दिया गया है कि हम सब लोग जो वहाँ जा रहे हैं सबके मोबाइल फोन बाहर रखवाए जाते हैं। बात इतनी सादा नहीं है ना, आप चाहते हैं इमरान खान के धरने को नाकाम बनाए, उनको रोके, और इस हवाले से आप इंतजामी कदम उठा रहे हैं, आप इस्लामाबाद को सील करने की बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है और ये ऑडियो लीक्स आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो ये इमरान खान को रोकने के लिए इंतजामी इकदाम भी हैं, सियासी इकदाम भी हैं, और बयानिया बना के उनको डिस्क्रेडिट भी करना चाहते हैं ऑडियोज के जरिए। ये मामला है ना इस वक्त। तो जी देखिए, इमरान खान के फितने और फसाद को रोकना मकसद नहीं है, जत्थाबंदी को रोकना है। इस्लामाबाद के सड़कों पर दरख्तों को आग लगने से रोकना है, सरकारी और निजी इमलाक की तबाही को रोकना है। इस चीज को हम जरूर रोकेंगे और उसमें हमें कोई तामुल नहीं है कि ये हमारा फर्ज है बतौर एक हुकूमत के कि हम शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। सरकारी इदारे और बड़े सेंसिटिव इदारे हैं रेड जोन में, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, वो हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आम सियासी एक्टिविटी इमरान खान ने पूरे मुल्क में जलसे की हैं, वो कर भी रहे हैं। वो खुलेआम जो गुफ्तगू करना चाहते हैं, जो उनकी मुनाफिकत का एक मीना बाजार रोजाना लगाते हैं, जरूर लगाएं। लेकिन ये कि जहां जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, सरकारी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ है, वो हम करेंगे। और जो सियासी मैदान का मुकाबला है वो सियासी मैदान में लेकिन अब आपकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करने को, उनको हिरासत में लेने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। तो जरा बताइएगा खुर्रम साहब, क्योंकि इनके ऊपर कोई मुकदमा भी साबित तो हुआ नहीं, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। 2016-17 में जब आप लोगों के ताल्लुकात खराब थे, आप लोगों के खिलाफ मुकदमात बने, जेलों में डाला गया आप लोगों को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात ठीक नहीं है, उनके खिलाफ केसेस बन रहे हैं, उनकी ऑडियो लीक्स हो रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। वही हो रहा है जो आपके खिलाफ हो रहा था वो इनके खिलाफ भी हो रहा है। मामला सिर्फ ताल्लुकात पर है। शहजाद साहब, मुझे देखिए, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ FIA ने सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए हैं जो इंशाअल्लाह हम अदालत में पेश करेंगे कि चैरिटी के नाम पर सियासी अमल को फंड किया गया है, और उसकी क्लियर एविडेंस इंशाअल्लाह अदालत में जाएगी। और हमारी एविडेंस जाए, साबित हो, कन्विक्शन हो, फिर गिरफ्तार करें। आप लोगों का भी यही मुतालबा होता था ना
जी, हमारा मुतालबा यही है कि जिसके खिलाफ सबूत और शवाहिद मौजूद हैं वो जल्द अज जल्द अदालत में पेश करके अदालती रिमांड ले लिया जाएगा और उसको तफ्तीश के लिए जो हमें चाहिए वो हम उन लोगों से तफ्तीश करेंगे। और जिस तरह मैंने कहा, तफ्तीश की वाहिद अब पूरी बनी ट्रेल डिस्कवर हो चुकी है कि किस तरह वो पैसा जो खैरात के लिए इकट्ठा किया गया था बैरून मुल्क, गैर कानूनी तौर पे उसको पाकिस्तान में सियासी जमात ने, जो ये फितना और फसाद की जमात है, उन्होंने उसको उस खैरात के पैसे को अपने सियासी मकासद के लिए, अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया। उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों को हिरासत में लिया गया है और अगर साबित होता है कि ये लोग जो हैं वो उनका इसमें कोई रोल नहीं है तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। हम हमजा शहबाज की तरह 22-22 महीने किसी शख्स को कैद में नहीं रखें। खुर्रम साहब, अभी आपने कहा कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि जत्थे आए यहाँ पर और फिर वो कहे कि हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए, हुकूमत से इस्तीफा मांगा जाए। यही बात राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल साहब और आपके दीगर रहनुमा भी कर रहे हैं कि 18वीं सदी नहीं है कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, इस्लामाबाद आएँ और हुकूमत गिरा दें। ये नहीं हो सकता। एक जमहूरी सिस्टम है, इदारे मौजूद है, एक सिस्टम है, उसके तहत ही हुकूमत बदल सकती है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि अभी पिछले चंद माह पहले ही आप लोग भी लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत को गिराने की बातें कर रहे थे, उसमें क्या फ़र्क है, ज़रा सुन लीजिएगा। इस्लामाबाद मुत्तहिदा तौर पर आएंगे और यहाँ पर इस हुकूमत के खात्मे के लिए आखिरी कील ठोंकेंगे। अपनी बहन के साथ जरा वादा करो कि अगर इस्लामाबाद की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे घरों से। मार्च भी होगा। ना सिर्फ ये हमारा कौमी फरीज़ा है, हमारा इंसानी फरीज़ा है, बल्कि हमारा दीनी फरीज़ा है कि इमरान नियाज़ी जैसे नाअहल, कुरप और झूठे इंसान से इस कौम को छुटकारा दिलाया जाए। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, हम इस कठपुतली को भगाएंगे। साहब, बिल्कुल इमरान खान जत्था लेकर आए और हुकूमत को गिरा दे, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यही बात आपके रहनुमाओं को भी हम चंद माह पहले तक समझा रहे थे कि ये नहीं हो सकता कि आप जत्था लेकर आए और कहें कि हुकूमत इस्तीफा दो और अगर नहीं होगी तो बैठ जाएंगे, धरना देंगे, लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत गिरा देंगे। इस वक्त भी गलत है, उस वक्त भी गलत था, लेकिन उस वक्त आपको नहीं समझ आ रही थी, इस वक्त इमरान खान को नहीं समझ आ रही है। नहीं, आपको समझ नहीं आ रही शहजाद साहब, क्योंकि आपको ये बताना चाहिए कि हमारा जो अमल है और आपके नाजरीन उसके गवाह हैं। हमारा अमल ये है कि जब मौलाना तशरीफ लाए तो उस तमाम लॉन्ग मार्च में जो उन्होंने किया और हमने भी उनको सपोर्ट किया, कहीं कोई बल्ब भी नहीं टूटा, पुरअमन रहे और जहां उन्हें कहा गया था कि आपने रहना है वो उससे एक कदम आगे नहीं आए। दूसरा हमारा अमल ये है कि हमने लॉन्ग मार्च की बजाय हमने तो एक आईनी तरीका इस्तेमाल किया। वो आईनी तरीका इस्तेमाल किया, इसलिए वो लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ी ना। ये तो उस वक्त के मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं जब आप लोग कह रहे थे, धमकियां दे रहे थे कि अगर नहीं इस्तीफा दिया तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत गिराएंगे। फिर आप लोगों ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है ना बाद में। मैं ये बात कर रहा हूं कि हमने जरूर सियासी गुफ्तगू की है, लेकिन हमारा अमल ऐन आईनी था। जिस तरह अभी दो ही मार्च हुए अपोजिशन के, एक मौलाना का हुआ और उसके बाद फिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ। और मैं ये भी आपके नाज़रीन को याद करा दूं, जिसका हिंट आज की वीडियो में भी आया है, कि भाई इमरान खान ने कहा कि जो वोट देने आएगा उसको ब्रांड कर दो, लेकिन सिर्फ ब्रांडिंग नहीं की गई थी। उस वक्त के वुज़रा ने बाकायदा धमकियां दी थी कि वो मेंबरान असेंबली जो वोट खिलाफ डालने आएंगे हमारे, हम उनका घेराव करेंगे, हम अपना जत्था लाएंगे। और मैं ये भी याद करा दूं कि एक छोटा सा जत्था पार्लियामान के बाहर आया था जिसने मरियम औरंगजेब उस सवाल से तो इमरान खान ने ये भी कहा था कि उनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, उनके बच्चों को स्कूल में ताने दिए जाएंगे। उस हवाले से इमरान खान ने पूरा एक बयानिया भी बनाया था। सिर्फ गुफ्तगू नहीं कही, एक रिकॉर्ड पर है, आप वो चला सकते हैं किस तरह उस फसादी जत्थे ने मरियम औरंगजेब साहिबा, शाहिद खान अब्बासी, मैं भी वहां मौजूद था, किस तरह मरियम औरंगजेब को हरासा किया, उनका घेराव किया और फिर बड़ी मुश्किल से शाहिद अब्बासी साहब ने और दूसरे मुस्लिम लीग के ज़ोमा ने उनको वहां से निकाला। तो ये एक उनकी धमकियां और उनका जो अमल है वो हमारे बिल्कुल बरक्स है, जो हम पुरअमन रहकर अपनी जिस जगह बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, बातें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जेल भरो तहरीक के लिए हम तैयार हैं और उन्होंने कहा है कि जो प्लान मैं इस्लामाबाद की तरफ आने के लिए बना रहा हूं हुकूमत उसे नहीं रोक पाएगी, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि किसी भी सूरत इमरान खान को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, आपको लग रहा है जिस तरीके से अब घेरा तंग हो रहा है, सियासी इंतजाम भी लिए जा रहे हैं, इंतजामी बुनियाद पर भी हुकूमत फैसले कर रही है, क्या आपको लग रहा है इमरान खान अब भी लॉन्ग मार्च कर सकते हैं इस्लामाबाद की तरफ? देखिए, लॉन्ग मार्च तो ऐलान वो कर सकते हैं, कुछ लोग इकट्ठे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लॉन्ग मार्च कि जो यानी हुकूमत को बदल दे, वो उसका तस्वर नहीं किया जा सकता। यानी पानीपत की लड़ाई जो है वो इस्लामाबाद में लड़ी नहीं जा सकती। कुछ लोग इकट्ठे होने से हुकूमतें ना बदलती हैं, ना माजी में कभी बदली हैं। और माजी में जब भी हुकूमतें बदली हैं, अब कितनी बड़ी तहरीक क्यों ना चले, यूफा के खिलाफ देख लीजिए, भुट्टो साहब के खिलाफ देख लीजिए, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देख लीजिए, तो तहरीक कामयाब होती है वो फौज की मदाखलत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। और तब्दीली जो है तो फैसला कुन तो फिर फौज की मदाखलत के जरिए ही मुमकिन हुई है। तो अगर आप कहें कि कोई सिविलियंस इकट्ठे होके और हुकूमत का तख्ता उलट देंगे और ऐवान इक़्तिदार पर कब्जा कर लेंगे और ताजपोशी कर देंगे अपने किसी लीडर की, तो ये नामुमकिन हुआ है, नामुमकिन होगा। और पाकिस्तान में जिन लोगों ने और जिन जमातों ने और जिन लीडरों ने और जिन जत्थों ने ताकत के जरिए तब्दीली लाने की कोशिश की है, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, वो आज कहाँ हैं? वो नेस्तो नाबूद हो गए हैं, अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि सियासी जमातों को सियासी स्ट्रगल करनी चाहिए, कानून के दायरे में, आइन के दायरे में। वो यानी जंगजू नहीं बनना चाहिए उनको, गुरीला कार्रवाइयाँ उनको नहीं करनी चाहिए और जत्थे बनाने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। शामी साहब, आज राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 2 और भी सियासी तजवीज़ हमारे पास मौजूद हैं और अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो फिर हम उन पर अमल कर सकते हैं। अब ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं इस वक्त, आपके ख्याल में, और जो PTI के रहनुमाओं को आज गिरफ्तार किया गया है FIA की जानिब से, आपको लग रहा है कि कहीं इशारतन राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है या हाउस अरेस्ट किया जा सकता है? क्या हो सकती है ये सियासी तजवीज़ जो उनको दी जा रही है? देखिए जी, जब आप फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ रहे हो तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है और कुछ लोगों की पकड़ धकड़ भी हो सकती है और कोई और भी हीला हुकूमत कर सकती है। लेकिन असल बात यह है कि जो इस वक्त रियासती ताकतें हैं वो यकजा है और वो ये चाहती हैं कि जत्थाबंदी के ज़रिए से हुकूमत ना तब्दील हो, और ऐसी कोई कोशिश की जाएगी तो मेरा ख्याल उसकी सख्ती से मज़ाहमत होगी और उसके साथ वही सलूक होगा जो सलूक होना चाहिए। तो राना सनाउल्लाह साहब पूरे एतमाद हैं और ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ये भी तो मालूम हो रहा है ना कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। और ये लीक्स, पहले तो देखिए ऑडियोज किसने बनाई हैं, फिर लीक्स कैसे हो रही हैं, और इन लीक्स का कोई इनकार नहीं कर रहा और कोई ये नहीं कह रहा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अल्लाह की तरफ से मदद आ रही है। तो बस ये आसमानी मदद जो है, कभी राना साहब इसकी शिकायत किया करते थे, अब राना साहब इसकी दुआ करते हैं और नवीद सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मुसलसल कमी आ रही है। पिछले हफ्ते $100 मिलियन कमी के बाद अब पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो $7.9 बिलियन के रह गए हैं। इसके अलावा मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग 2015 के बाद डाउनग्रेड की है B3 से CCA1 पर, और जो आउटलुक है वो भी मनफी है, नेगेटिव है। और इसहाक डार वजीर ख़जाना इस पर कह रहे हैं कि अगले हफ्ते जब उनकी ऑफिशियल से मुलाकात होगी, मूडीज़ के ऑफिशियल से मुलाकात होगी, तो वो बिफिटिंग रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे मूडीज़ के ऑफिशियल्स को।
इन दोनों खबरों के बावजूद हम देख रहे हैं कि रुपया इंटरबैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में मुसलसल मुस्तहकम हो रहा है और 237 जो रुपए की कीमत डॉलर की कीमत थी 26 सितंबर को, वो अब 220 से कम हो गई है और 219 रुपये 92 पैसे है 7 अक्टूबर को, यानी कि पिछले 10 दिन में तकरीबन 18 रुपये की कमी आई है डॉलर की कदर में। और इस पर हुकूमत का कहना है कि ये इशारा है कि मईशत आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो रही है। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या इस वक्त जो रुपए की कदर में इजाफा देखा जा रहा है वो फंडामेंटल रीजन है या मामला कुछ और है? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत यूसुफ नज़र साहब ने। यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हुकूमत कह रही है कि रुपया जो है मुस्तहकम हो रहा है, मजबूत हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो रिजर्व है उसमें भी डिक्लाइन है। मूडीज पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड कर रहा है। क्या हुकूमत का ये दावा दुरुस्त है कि फंडामेंटली चीजें बेहतर हो रही है और मईशत मुस्तहकम हो रही है? देखिए, चीजें बेहतर तो नहीं हो रही। असल में रुपए जो है वो काफ़ी हमेशा करेंसी जो है आजकल दुनिया भर में काफ़ी वॉलेटाइल है। पाकिस्तान में ये हुआ है कि पिछले कुछ हफ्ते में 10 दिन में ये खबरें आई हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जो है, जो फ्लड्स के बाद सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें तकरीबन $4.5 बिलियन देगा। उसके अलावा हमें बैरूनी ममालिक से भी तकरीबन $500 मिलियन की कोई आने की उम्मीद है। तो रुपए जो है इस वक्त इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। दूसरा फैक्टर ये है कि 21 सितंबर के बाद जो है आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी वाक़ हुई है, जो अब ट्रेंड जो है रिवर्स हो रहा है। तो उन दो चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सेंटिमेंट जो इम्प्रूव हुआ, जिसको मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन ये मेरे ख्याल से एक चीज़ जो है टेम्प्रेरी इफेक्ट है, इसलिए कि जो फ्लड्स के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें नुकसानात का जो तखमीना लगाया गया है $30 बिलियन का, और अभी तक इस बात की कोई आसार नहीं है कि हमें इस बड़े स्केल पे कोई मदद मिल सकती है। इसीलिए मूडी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग है डेट, उसका बहुत इम्कान है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान के बॉन्ड्स हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो ऑप्टिमिज्म है ये थोड़ा प्रीमेच्योर है। और जो दूसरी चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा जो अहम बात है पाकिस्तान के लिहाज से, वो ये कि ऑयल की प्राइस जो है अब जो $80 से भी ज़रा कम हो गई थी कुछ दिनों पहले, वो अब $95 पे वापस आ गई है। और अगर ऑयल प्राइसेस इस तरह ही आगे बढ़ती रहती हैं, जो ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट्स का ऐलान किया है, उसके बाद जो है मेरे ख्याल से अगर ये $100 के करीब या उससे ऊपर जाती है तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ रुपए की कदर के जो हमने वॉलेटिलिटी देखी है और जो बड़ा शदीद उतार चढ़ाव देखा है उसको हम बुनियाद बना सकते हैं। ये इसाक डार साहब वजीर खजाना फर्म बिलीवर है कि इस वक्त रुपया अभी भी जो है वो अंडर वैल्यूड है, और वो कह रहे हैं कि इसकी जो कीमत है डॉलर की वो 200 रुपये से कम होनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि फंडामेंटली अगर आप देखें तो 200 रुपये से कम होना चाहिए इस वक्त डॉलर, और क्या ये मुमकिन नजर आ रहा है अगर रीस्ट्रक्चरिंग हो गई और इंटरनेशनल एजेंसीज ने पाकिस्तान को पैसे भी दे दिए? देखिए, ये रीस्ट्रक्चरिंग होती है, डेट रिलीफ कितनी मिलती है, कितने फंड्स आते हैं, इसमें अभी तक जो है कोई बात हतमी तौर पे नहीं कही जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इस वक्त ये कहना कि जो हमारा फंडामेंटल वैल्यू क्या है, मेरे ख्याल से ये जो बात होती है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की, ये एक थ्योरेटिकल बात है। ये लॉन्ग टर्म में तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है उसके मुताबिक यकीनन जो है करेंसीज एडजस्ट करती हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी होती हैं। तो ये कहना कि किसी पॉइंट में जो रुपए की फेयर वैल्यू ये है, मेरे ख्याल से ये बात जो है टेक्निकली दुरुस्त नहीं है। सारी बात ये है, दो चीज़ें हैं, एक तो ऑयल की प्राइस किस तरफ जाती है, दूसरे पाकिस्तान को कितनी इमदाद मिलती है, या जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो कितनी रिलीफ देते हैं। इसलिए कि ये बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान इस वक्त जो उसकी क्रेडिट रेटिंग है उसकी बुनियाद पर इंटरनेशनल मार्केट से फंड्स रेज नहीं कर सकता है। तो जो बुनियादी वजह है नेगेटिव रेटिंग की वो यही है कि आप जो है पाकिस्तान जो है उस वक्त अपनी फंड्स रेज नहीं कर सकता है। और जब तक ये सूरत हाल रहती है, इसलिए कि हुकूमत तो कोई भी हो वो बड़े बड़े दावे कर सकती है, लेकिन असल टेस्ट ये होता है कि क्या आप मार्केट से इंडिपेंडेंटली फंड्स रेज कर सकते हैं, जिसका जवाब इस वक्त फिलहाल क्योंकि पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स है और रिस्क है, जो बॉन्ड्स है सुकूक है उस पर रिस्क बढ़ रहा है और यही रेटिंग बताती है मूडी की। लेकिन वजीर खजाना इसाक डार साहब ने कहा है कि हम इसका
बिफिटिंग रिस्पांस देंगे मूडी को जब नेक्स्ट वीक उनकी मुलाकात? क्या इससे कोई फर्क पड़ सकता है? क्या मूडी जो है पाकिस्तान की रेटिंग को दोबारा रिवर्स कर सकता है B3 पे, अगर बात करते हैं इसहाक डार साहब? देखिए, हमारे एक हुकूमत के कहने से मूडी एक बहुत बड़ी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। मैं नहीं समझता कि किसी के कहने से वो अपनी व्यू चेंज कर देंगे। उनको वैसे भी बहुत बड़े बड़े बैंक, आलमी बैंक और ऐसे मुल्क जो पाकिस्तान से बहुत बड़े हैं वो भी क्रिटिसाइज कर चुके हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे मूडी की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो हमें मेरे ख्याल से ये बात ज़रा मुहतियात होकर कहनी चाहिए कि हम IMF को डील कर लेंगे, हम मूडी को जवाब दे देंगे। इस वक्त पाकिस्तान को जो बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की और मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मैं नहीं समझता कि वाइज कोर्स है कि हम उनको एंटेगनाइज करें। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ नज़र साहब हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।